हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 8 का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। ओके, सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम लोगों ने अब तक फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वाले चैप्टर में कहाँ तक देखा है? ये हम लोगों ने मैंने आपको बताया था 1857 की स्ट्रगल क्या थी, लोगों ने किस तरह लोगों के अंदर किस तरह गुस्सा आया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, खून उबल रहा था लोगों का उनके लिए, और कहाँ कहाँ पे 1857 के पहले कहाँ कहाँ पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई थी, बट जिसने ज़्यादा ज़ोर नहीं पकड़ा। ओके, कहाँ कहाँ हुई थी? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, बहुत जगहों पर हुई थी। और किन किन लोगों ने, उमाजी नायक जी ने स्ट्रॉन्ग फाइट दी, सन्यासी फ़कीर जी यहाँ पे लिखा हुआ है, और किन किन लोगों ने और ज़्यादा हेल्प की। जैसे यहाँ पे देखिए, बिहार, कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड्स ऑफ उड़ीसा, संथल्स ऑफ बिहार, गडकरीज, फोंड सावंत जो कि कोंकण के थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो यहाँ तक हम लोगों ने वो पढ़ा था। ओके, कि 1857 के पहले की लड़ाई। ओके, 1857 की पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ हुई थी, जो कि थोड़ी बहुत फेमस हो गई थी। ओके, तो वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन माई चैनल, इट इज़ अवेलेबल ओवर दियर इन प्ले लिस्ट ऑल्सो। ओके, सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉजेज़ ऑफ स्ट्रगल फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857। अभी क्यों कॉजेज़? ओके, कॉजेज़ क्या थे उसके? ओके, स्ट्रगल ऑफ 1857। ओके, सो कॉजेज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके क्या क्या कॉजेज़ थे, क्यों। ओके, स्ट्रगल ऑफ 1857 के बारे में। चलिए, प्री ब्रिटिश पीरियड में, मतलब जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं, अंग्रेज़ों के समय के पहले बहुत सारे राज्य होते थे भारत में, छोटे छोटे राज्य होते थे भारत में। कुछ भी चेंजेस करना होता था राजाओं को, तो वो लोग कभी भी इतना बड़ा चेंज नहीं करते थे कि उन लोगों का विलेज सिस्टम ही चेंज कर दिया। ओके, विलेज सिस्टम में कभी भी चेंजेस नहीं किए थे राजाओं ने, कितना भी क्रूर राजा हो, ख़राब राजा हो, लेकिन उसने विलेज सिस्टम में कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे। बट अंग्रेज़ों ने भी विलेज सिस्टम चेंज नहीं किया, मतलब द विलेज सिस्टम ऐसा ही रहा, विलेज सिस्टम जो था वो ऐसा ही चलता रहा। पर अंग्रेज़ों ने उसका थोड़ा सिस्टम ऐसे चेंज कर दिया कि लोगों के कोई एक नया सिस्टम उन्होंने सेटअप करना चाहा। ओके, तो जब लोग ऐसे देख रहे थे कि हमारा विलेज सिस्टम चेंज हो रहा है, तो उनके मन में ऐसे इंस्टेबिलिटी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था लोगों को, बहुत घबराहट होती है ना, घबराहट फीलिंग हो रही थी, और बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं लग रही थी उन लोगों को, कि बिल्कुल भी सिक्योरिटी फीलिंग नहीं हो रही थी। सो लोगों के अंदर डर और घबराहट हो रहा था। ओके, इस वजह से भी लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था कि इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी विलेज सिस्टम को चेंज करने की। ओके, कॉजेज़ क्या क्या थे? लोगों को तंग कर रहे थे वो लोग, लोगों को परेशान कर रहे थे, तो इसलिए ये सब कॉजेज़ हैं, मतलब इसके कारण। कॉजेज़ का क्या मतलब होता है? कारण। 1857 की लड़ाई का कारण ये सब है, और भी सिर्फ अकेला ये कारण नहीं है, और भी बहुत सारे। देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक कॉजेज़ भी है, दूसरे कारण है, ये अलग अलग कारण है, कैटेगरी है कारणों की भी। ओके, ये घरों की कैटेगरी है विलेज सिस्टम की। चलिए, ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड देयर वर मैनी किंगडम्स इन इंडिया. Whatever changes took place at the center never affected the village system. The village system continued as it is, but the British changed the prevalent system and tried to set up a new system. Looking at the changing nature of village system created a feeling of instability and insecurity in the minds of the people. Okay, चलिए अभी इकोनॉमिक कॉजेज़ पढ़ते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या है? मतलब लोगों की रेवेन्यू में क्या प्रॉब्लम, लोग कमा क्या रहे थे, उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। ऑब्वियसली ओके, अंग्रेज़ थे तो लोग लूटने के लिए ही आए थे, तो लोगों को कुछ भी कमा नहीं पा रहे थे ना, लोग अपने घर के लिए पेट नहीं पाल पा रहे थे। अंग्रेज़ों ने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम, न्यू रेवेन्यू सिस्टम चालू किया। मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में बताया था, उसमें बताया था। ओके, सो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड, अंग्रेज़ों ने एक नया रेवेन्यू सिस्टम चालू किया, इंट्रोड्यूस किया अपनी इनकम बढ़ाने के लिए।
अपने पैसों को बढ़ाने के लिए, अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने नया रेवेन्यू सिस्टम चालू किया। टैक्सेस जो थे वो ज़बरदस्ती से लिए जाते थे किसानों से, ओके, ज़बरदस्ती से लिए जाते थे, फोर्सिबली मतलब ज़बरदस्ती से। और इस वजह से अगर समझे कभी फसल नहीं उगी ढंग से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर सिस्टम जो था हमारा खेती का, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा था, बर्बाद होते जा रहा था, कोलैप्स होते जा रहा था, मतलब ख़राब होते जा रहा था, ख़त्म होते जा रहा था। और तो ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में सेल करने के लिए और अपना प्रॉफिट जमाने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए, ओके। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े भारी भारी टैक्सेस वो लोग लोकल इंडस्ट्रीज़, मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती थी ना, कुछ भी मान लो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ जो हम लोग चलाते थे, उस पर इतना भारी इतना भारी टैक्स डाल देते थे कि हम लोग चुका नहीं पाते थे, तो हम लोगों को बंद कर देने की नौबत आ जाती थी, बेचने की नौबत आ जाती थी इंडस्ट्रीज़ की। इतना बड़ा टैक्स वो लोग डाल देते थे हमारे सर पे। और हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती थी, मतलब जो कपड़े बुनने की इंडस्ट्री, वो सबसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती थी, है ना। तो उन पे भी अगर आप भारी टैक्स डाल दोगे तो उन लोगों को भी तकलीफ़ ऑब्वियसली होगी, ओके। तो वो तो एकदम बुरी तरह से बर्बाद हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे वो लोग। और बहुत सारे इस वजह से बहुत सारे इंडियंस जो होते थे, जो काम करते थे, आर्टिसंस होते थे, आर्टिस्ट, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते थे, मतलब बेरोज़गार हो जाते थे, उनके हाथ से उनकी नौकरी चली जाती थी। और इस वजह से भी उनके मन में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गुस्सा और क्रोध क्रांति उग गई, ओके। समझ में आया आप लोगों को? चलिए मैं आपको रीड करके बताता हूँ। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम। टैक्सेस वर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट। The agriculture system collapsed to sell the British goods in India and enjoy profit of was the policy of the British, okay। प्रॉफिट इन्जॉय करने के लिए इन्जॉय करना था उन लोगों को, बस वही उनकी पॉलिसी होती थी। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज। द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर ruined. Many Indian artisans became unemployed. They had growing discontent in their mind against the British, okay। चलिए सोशल कॉजेज़ पढ़ते हैं अभी। सोशल कॉजेज़ क्या है, ओके। अभी सोशल लाइफ में, मतलब हमारी जो सामाजिक लाइफ है, जो हम लोग सोसाइटी में मिल के रहते हैं, उनमें भी अंग्रेज़ों ने अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी, इंटरफेयर करते थे हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर, ओके। और इंडियंस जो थे वो धीरे धीरे भारतीय जो महसूस करने लगे कि ये हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, हमारे भाषा में, हमारी ट्रेडिशन में, हमारे कस्टम्स में, हमारे रूल्स में, हमारे धर्मों में ये लोग अपना टांग अड़ा रहे हैं, ओके, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज एक्ट, ऐसे 2 कानून उन्होंने बनाए थे हमारे यहाँ आके, इंडिया में आके। जो 2 ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही थी इंडिया में, जो सबसे बड़ी ख़तरनाक प्रॉब्लम्स होती थी लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए। सती प्रोहिबिशन मतलब अगर कोई किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस वुमेन को भी उसके हस्बैंड की चिता के जो जलती लकड़ियों के अंदर उसके हस्बैंड को जलाया जाता है। किसी भी इंसान को जलती आग के अंदर जलाया जाता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ ज़िंदा जला देते थे। तो ये होता है सती प्रोहिबिशन, जो उन लोगों ने हटाने की कोशिश की। प्रोहिबिशन मतलब हटाने की कोशिश करना। सती वो एक ट्रेडिशन था यहाँ का, ओके। विडो रीमैरिज एक्ट मतलब विधवा। अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद वो अकेली हो जाती है, तो उसको दूसरी बार भी शादी करने का मौका मिलना चाहिए। ये उनका दूसरा कानून था, ओके। ये 2 कानून थे जो इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए। हालांकि वो सही थे, लोगों के लिए वो सही थे, अगर देखा जाए तो वो सही उन्होंने किया था। बट इंडियंस के लिए हम लोग सोचने लगे, भारतीय सोचने लगे कि ये हमारी लाइफस्टाइल में ये तो एक टांग अड़ाना हुआ, वो लोग हमारी लाइफस्टाइल के अंदर क्यों आ रहे हैं, ओके। तो इस वजह से इंडियंस फिर से गुस्से में आ जाते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और डिससेटिस्फाई, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था, ओके।
तो चलिए इसको भी रीड करके बता देता हूँ. द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफेयरिंग इन द कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया. Sati prohibition, widow remarriage act were correct from social point of view, but the Indians thought that it is an interference in their lifestyle and hence they were dissatisfied. Okay? तो चलिए पॉलिटिकल कॉजेज़ है, मतलब ये सारे जो कारण है वो चल रहे हैं. पॉलिटिकल कॉजेज़ मतलब अभी राजनीति में राजाओं के अंदर वो लोग राजाओं के कामों में भी वो अपनी टांग अड़ाना शुरू कर दिया था. उन्होंने अंदर घुस रहे थे हमारे कामों में. तो 1757 के बाद मतलब 1757 के बाद ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे इंडियन स्टेट्स में अपना कब्ज़ा जमा लिया था. आगे लॉर्ड डलहौजी, ये बहुत ही क्रूर और ख़तरनाक आदमी थे. ओके, लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को जब्त कर लिया था, हड़प लिया था अलग अलग कारणों की वजह से. ओके, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स मतलब राज्यों पे अपना कब्ज़ा जमा लिया था. और जो नवाब थे अयोध्या के, उनको भी उन्होंने सिंहासन से हटा दिया था. ओके, सिंहासन से हटा दिया था. और जब जो छोटे छोटे राज्य जैसे सातारा, नागपुर और झांसी, वो भी लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्यों में मिला दिया था, मतलब अपने जो ब्रिटिश एम्पायर है उसमें मिला दिया था. तो ये सारी जो डलहौजी की जो पॉलिसीज़ है, लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसीज़ हैं जो इन्होंने किया था, वो हम लोग इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया. और ऑब्वियसली हमको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. हमारे ही एरिया पे वो अपना कब्ज़ा जमाएंगे तो हमको कैसे अच्छा लगेगा. तो इसलिए इंडियंस धीरे धीरे, पहले तो वो थोड़े दोस्त जैसे थे इंडियंस के, ब्रिटिशर्स दोस्त जैसे थे, बट बाद में उनको धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि ये लोग बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है, विश्वासघात करने वाले लोगों में से हैं ये. ओके, विश्वासघात कर लेते हैं, चालाकी से हड़प लेते हैं सब जगहों को. ओके, आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ मैनी इंडियन स्टेट्स. लेटर लॉर्ड डलहौजी annexed many princely states on various causes. The Nawab of Ayodhya was dethroned on grounds of maladministration, whereas the princely states of Satara, Nagpur and Jhansi were annexed through the doctrine of lapse due to the policies of Dalhousie of Indians did not consider the British as trustworthy. Okay, चलिए नेक्स्ट है हमारा अभी डिस्कॉन्टेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स. अभी बहुत सारे ऐसे भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेज़ों की सेना में काम करते थे. ओके, अभी उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय राजा लोग जो थे भारतीय राजा, वो सब बहुत कमज़ोर होते जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे आके बहुत ताकतवर होते ही चले जा रहे थे. पैसे कमाते कमाते बहुत ताकतवर हो जा रहे थे. तो इंडियन सोल्जर्स को बहुत कम महत्व दिया जाता था ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, मतलब बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया जाता था. वो लोग बहुत ऐसे छोटा समझते थे हम लोगों को. कौन? ब्रिटिश ऑफिसर्स. ओके, और वे लोग हमारी पोस्ट, मतलब समझो हम लोगों ने बहुत काम किया है उनके साथ रह के, बहुत एक्सपीरियंस है हमारा उनके साथ काम करते करते, बट फिर भी वो लोग सूबेदार से ज़्यादा ऊंची पोस्ट कभी नहीं देते थे इंडियन सोल्जर्स को. अगर एक इंडियन सोल्जर ने बहुत मेहनत की है, बहुत सालों से मेहनत करे जा रहा है उनके साथ, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार बनाया जाता था, उससे ज़्यादा नहीं. मतलब उस एरिया का कंट्रोल, थोड़ा सा छोटा सा जो एरिया होता था, गांव होता था, उसका कंट्रोल देते थे बस. उस पर भी उससे पैसे लिए जाते थे. ओके, गांव से टैक्स लिया जाता था सूबेदार के द्वारा. तो अंग्रेज़ी ऑफिसर्स को पैसे दे दो वो सारे. ओके, और कुछ पैसे उनको सूबेदार को उसकी सैलरी के रूप में दिया जाता था. तो इतना होता था सूबेदार का काम. और भारतीय सैनिकों को बहुत कम पैसे दिए जाते थे ब्रिटिश सोल्जर्स के मामले में. कंपेयर अगर किया जाता था तो ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा पैसे मिलते थे सैलरी में, और उनको कम भारतीय सैनिकों को. और द अलाउंसेस वर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीज्ड. और जो भी छोटी मोटी एक्स्ट्रा बोनस वगैरह मिलता था तो वो भी बहुत ही कम दिया जाता था उनको. ओके, बहुत कम दिया जाता था. और इन कारणों की वजह से भारतीय सैनिकों के अंदर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत गुस्सा, क्रोध, क्रांति आ गया. ओके, the Indian soldiers were given low status by the British officers. They could not gain any post higher than the Subedar. They were paid less compared to the British soldiers. The allowances were also gradually decreased. Due to these reasons, there was growing discontent among the Indian soldiers. Okay, immediate cause. Okay, अभी ये immediate cause क्या है, मतलब अभी 1856 में
अभी 1857 की लड़ाई शुरू होने के महज 1 साल पहले क्या हुआ? 1856 में अंग्रेज़ों के पास एक नई गन आई थी। ओके, इंग्लैंड से उनको एक नई गन प्रोवाइड की गई थी कि यहाँ पे भी, इंडिया में भी इसको यूज़ करो। और वो राइफ़ल्स, इनफील्ड राइफ़ल्स बोला जाता था, और वो बहुत लंबी लंबी गन हुआ करती थी। उसको चलाने का तरीका अलग हुआ करता था, जो अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों को दे दिया कि इसको चलाने का सीखो। ओके, चलाना सीखो इसको। तो अभी ये थोड़ी सी अजीब गन थी, थोड़ी सी अजीब जो राइफ़ल होती है, थोड़ी सी अजीब सी गन थी। तो इसमें क्या किया जाता था, हमें मतलब भारतीय सैनिकों को ये जो गन होती है उसका आखिरी का हिस्से को बाइट करना पड़ता था, क्योंकि वो टाइम पे गन्स को सूअर और गाय की मांस से बनाया जाता था। ओके, उनकी स्किन से बनाया जाता था, फैट्स से। तो इसलिए द न्यूज़ स्प्रेड, तो ये मतलब वो आखिरी में पिग और काऊ की स्किन से बनाई जाती थी ये गन। तो आखिरी में उसको बाइट करना पड़ता था ताकि उसके अंदर गोली डाल सके हम लोग। ओके, बुलेट हम लोग उसके अंदर डाल सके। तो ये न्यूज़ ऐसी फैल गई तेज़ी से आग की जैसे, कि ये जो गन है वो काऊ और पिग के फैट से बनी हुई है। ओके, और इस वजह से ये ज़्यादातर काम, और ये थोड़ा सा अजीब काम है, किसी जानवर की स्किन को अपने मुंह से बाइट करके निकालना इज़ नॉट अ गुड वर्क, है ना। तो हम लोगों को भी जाहिर सी बात है, किसी को ये काम अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़्यादातर ये काम भारतीय सैनिकों को दिया जाता था, और उनमें भारतीय सैनिकों में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो हिंदू थे और बहुत सारे लोग मुस्लिम भी थे, क्योंकि वो टाइम पे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल के रहा करते थे। ओके, तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिमों के धर्मों को दुख पहुंचा, हर्ट हुआ, क्योंकि ये खाना मतलब जानवरों को ऐसे हमारे धर्मों में थोड़ा अजीब माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को ठेस पहुंचा ये काम करने के बाद, इसलिए दोनों बहुत दुखी हो जाते थे। ओके, सो इमीडिएट कॉज मतलब अचानक से लोगों के अंदर गुस्सा आना। अभी पहले से ही लोगों के अंदर गुस्सा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, धीरे धीरे हर कारणों की वजह से। हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया एक एक रीज़न के लिए कि अंग्रेज़ों के खिलाफ किस किस वजह से लोगों के अंदर, किन किन वजहों से लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था। लेकिन अभी अचानक से लोगों के अंदर अचानक से गुस्सा आ गया। इमीडिएट कॉज, इमीडिएट मतलब अचानक, सडनली गुस्सा आ गया लोगों के अंदर। ओके, तो अभी मैं आपको रीड करके बताता हूँ। इन 1856 द ब्रिटिश प्रोवाइडेड लॉन्ग इनफाइल राइफल्स टू इंडियन सिपाहीज। द सिपाहीज वर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्ट्रिजेस। द न्यूज़ स्प्रेड आउट दैट these cartridges were smeared in the fats of cow and pig. Due to this, religious sentiments of Hindu and Muslim sepoys were hurt and made them unhappy. Okay? तो चलिए द आउटबर्स्ट, अभी इसका परिणाम, अभी ये जो हम लोगों ने पढ़ा इमीडिएट कॉज, इसका क्या असर पड़ा। आउटबर्स्ट, इसका आउटपुट, जैसे हम लोग कंप्यूटर में इनपुट डालते तो आउटपुट मिलता है, तो अभी इस चीज़ का ये था एक इनपुट, अभी इसका हम लोगों को आउटपुट ये है। ओके, इस चीज़ का आउटपुट ये है। चलिए, द आउटबर्स्ट, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता था, मतलब एक कड़ा अनुशासन, एक मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता था उन भारतीय सैनिकों के ऊपर जो ये फैट्स वाली जो गन है उसमें से फैट्स निकालना मना कर देते थे। ओके, क्योंकि ये काम ज़्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर्स वो अपनी ब्रिटिश सेना को नहीं देते थे, जानबूझ के हमको देते थे ताकि हम लोगों को वो लोग नीचा दिखा सके। ओके, हम लोगों को देते थे। तो इसलिए जो भारतीय सैनिक ये जो फैट है काऊ और पिग का फैट मुंह में से बाइट करके निकालने से मना कर देता था, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था, वो भी खतरनाक पनिशमेंट। ओके, और उनमें से एक भारतीय सैनिकों में से एक सैनिक थे मंगल पांडे, जो कि बहुत फेमस आदमी है और सबसे पहले लीडर हैं जिन्होंने 1857 की लड़ाई को शुरू किया था। मंगल पांडे बैरकपुर के एक आम नागरिक थे। बैरकपुर में उनको यही काम दिया गया था। बैरकपुर के अंग्रेज़ी सैनिकों ने उनको यही काम दिया था कि
फैट्स निकालो काऊ और पिग के इस गन में से। तो मंगल पांडे ने गुस्से में आके एक इंग्लिश ऑफिसर को उसी राइफल से, उसी गोली से मार दिया अचानक से। और ये सब मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स का ये सब क्रूरता देख के उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने मंगल पांडे जी ने एक इंग्लिश ऑफिसर को गोली मार दिया। तो मंगल पांडे इसके बाद अरेस्ट किया गया उनको, और उनको फांसी दे के मार दिया गया। ये जो न्यूज़ थी, ये न्यूज़ आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये जो न्यूज़ थी वो इतनी तेज़ी से फैल गई, फायर से भी तेज़ी से, आग से भी तेज़ी से फैल गई। और पूरा जो मेरठ का जो रेजिमेंट था इंडियन सिपाहीज़ का, मतलब सिपाहीज़ मतलब सैनिक, ओके, जो कि अंग्रेज़ी सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिकों को सिपाहीज़ बोला जाता था। ओके, सोल्जर्स और सिपाहीज़ में यही डिफरेंस है। एंटायर रेजिमेंट, पूरा एक सेना बल, मतलब पूरे सेना में आग फैल गई ये न्यूज़ की। और बहुत सारे हज़ारों लोगों ने इस काम फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ओके, 1857 की शुरू होने से महज पहले बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और ये सारे लोग दिल्ली गए और वहाँ पे और भी सारे लोगों ने ज्वाइन किया इन सारे लोगों को, मतलब एक साथ लोग एकजुट हो गए। और उन्होंने सारी लीडरशिप जो थी मुग़ल एम्परर को दे दी थी। बहादुर शाह एक मुग़ल एम्परर थे वो टाइम पे दिल्ली के, ओके, मुग़ल एम्परर थे दिल्ली के बहादुर शाह, जो कि उन्हें सारे भारतीय लोगों ने उन्हें, बहादुर शाह को एम्परर बना दिया भारत का, पूरे भारत का उन्होंने बादशाह बना दिया, ताकि फ़िलहाल के लिए अंग्रेज़ हमें तंग नहीं कर सके। ओके, ये जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल का जो ये ज़िम्मेदारी है, ये लीडरशिप है, वो पूरी ज़िम्मेदारी भारतीय लोगों ने एम्परर बहादुर शाह को दे दिया, ताकि आप हमें मदद कर सको। तो गाइज़, आज अभी यहाँ पे ये इंग्लिश में रीड करके बता देता हूँ मैं आपको। डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन ऑन दोज सिपाहीज हु रिफ्यूज टू यूज़ द स्मियर्ड कार्ट्रिजेज एंड वर गिवन सम पनिशमेंट। मंगल पांडे फ्रॉम बैरकपुर cantonment shot an English officer as a reaction to unjust nature of British officers. Mangal Pandey was arrested and hanged to death. This news spread like fire. The entire regiment of Indian sepoys at Meerut took part in the freedom struggle and marched towards Delhi. Thousands of Indians voluntarily joined them on the way. They handed over the leadership of the freedom struggle to Mughal Emperor Bahadur Shah and proclaimed him as the Emperor of India. ओके, और ये है मंगल पांडे जी, जिन्होंने बैरकपुर, जो कि आज बंगाल में है, वहाँ से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 की शुरुआत की थी। तो गाइज़, हम लोगों ने आज ये लेक्चर में इतना ही देखेंगे। आज हम लोग बाकी का, ये देखिए इतना सारा बाकी है। ये सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था। ओके, बहुत बहुत योगदान दिया था। ये देखिए, ये है बहादुर शाह। ओके, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिन्होंने और भी बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया था अपना। तो चलिए, 1 सेकेंड, ये मैं कहाँ आ गया अचानक से। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, विच इज़ रितेश झलानी चैनल, एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।